हार्डी-विंबर इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, दोनों एक बराबर होने चाहिए, जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होनी चाहिए। मैंने जैसे लास्ट टाइम उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होने के कारण हार्डी-विंबर लॉ इफेक्ट नहीं होने वाला है। जीन फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस होता है तो ही हार्डी-विंबर लॉ में कुछ असर दिखेगा या फिर कुछ पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में पूछ ही जाते हैं, अगर तुम लोग को वाइवा के लिए हो या फिर एग्जाम बेसिस पे हो, अगर किसी ने पूछा व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दी हार्डी-विंबर लॉ, तो आप लोगों को लिखना है द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दी हार्डी-विंबर लॉ आर माइग्रेशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड रैंडम ड्रिफ्ट। ये चार फैक्टर है, जैसे हम लोग ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, तो वही चार फैक्टर और चेंजेस कॉज करते हैं जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में। तो हम लोग सब मतलब एक एक को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि क्या होता है, माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, सिलेक्शन की वजह से क्या होता है और रैंडम ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है। तो पहला आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन को आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो माइग्रेशन जब टर्म आता है तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज द इंटरचेंज ऑफ द इंडिविजुअल बिटवीन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज माइग्रेशन एंड दिस कॉज चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक मीन एंड वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग दो ग्रुप कंसीडर करते हैं, सपोज इट विल बी लाइक ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। अगर ग्रुप ए का कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप बी में जाता है तो उसकी वजह से क्या चेंजेस हुए, सपोज अगर ग्रुप ए के सभी लोग हाई मिल्क प्रोडक्शन वाले हो और ग्रुप बी के सभी लोग लो मिल्क प्रोडक्शन वाले हो, तो जब अगर हाई मिल्क प्रोडक्शन वाला ग्रुप बी यानी कि लो मिल्क प्रोडक्शन वालों में जाता है तो उसमें क्या चेंजेस आया, जीन फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आया, ये होता है माइग्रेशन। सो माइग्रेशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, interchange of the individual between population is called as migration and this cause change in the gene frequency genetic। अगर आप लोगों को डेरिवेशन पूछा जाता है कि माइग्रेशन का डेरिवेशन लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखोगे फिर आप लोग लिखोगे कि suppose in the population new immigration is added in each generation has n, then 1 minus n will represent the proportion of the original native। हम लोग ने पढ़ा माइग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक इंडिविजुअल ग्रुप ए से ग्रुप बी में गया जिसकी वजह से पूरा पॉपुलेशन में चेंजेस हम लोग को दिखाई दे रहे। तो हम लोग इसको डिराइव करते हैं तब कैसे लिखते हैं, सपोज एक पॉपुलेशन है जिसमें इमिग्रेशन दिख रहा है, सपोज एक इंडिविजुअल जा रहा है, जनरेशन जनरेशन हम लोग कंसिडर करें लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसा कंटिन्यूएशन में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो पहले क्या आएगा, सपोज इन अ पॉपुलेशन न्यू इमिग्रेशन इज एडेड इन ईच जनरेशन। अभी हम लोग ने ऐड करा तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था जो पहले से ही था उसको हम लोग क्या करके डिनोट करेंगे, 1 माइनस एम से डिनोट करेंगे। तो न्यू इंडिविजुअल आता है तो उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं और एक्चुअल पॉपुलेशन जो ओरिजिनली था उधर प्रेजेंट उसको हम लोग 1 माइनस एम से डिनोट करते हैं। If the frequency of certain gene Qn among the immigrant, the Q naught among the native, then the frequency of a gene in the mixed population will be। जैसे मैंने बोला कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दो अलग अलग पॉपुलेशन है। अगर हम लोग पहले सपोज एक इंडिविजुअल गया ग्रुप ए से ग्रुप बी को, तो हम लोग उसको एम करके कंसिडर करते हैं वो इंडिविजुअल को, और जो ग्रुप बी पॉपुलेशन ऑलरेडी उधर प्रेजेंट था उसको हम लोग 1 माइनस एन करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो जीन फ्रीक्वेंसी में अभी हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है। तो जो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन, अगर किसी जीन का फ्रीक्वेंसी क्यू एम होता है अमॉन्ग द इमिग्रेंट, देन क्यू नॉट अमॉन्ग द नेटिव, मतलब जो पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम लोग क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इंडिविजुअल यहाँ से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में गया उसको हम क्यू एम लिखेंगे। क्यू एम क्यू माइग्रेशन, माइग्रेशन स्मॉल फॉर्म इज लाइक एम, एम ऐसे हम लोग ने डिनोट करा है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू एम क्यू एम, मतलब ये पॉपुलेशन मतलब जो इंडिविजुअल यहाँ से वहां गया है ग्रुप ए से ग्रुप बी में गया है वो हो गया एम क्यू एम प्लस 1 माइनस एम क्यू नॉट, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही था पॉपुलेशन दैट इज ग्रुप बी,
ओके, 1 माइनस एम क्यू नॉट। तो डेरिवेशन अगर पूछा जाता है एग्जाम में, ये माइग्रेशन का डेरिवेशन क्या है, तो तुमको पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद बताना है कि एक इंडिविजुअल को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको 1 माइनस एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इंडिविजुअल एक जगह से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में गया उसका जीन फ्रीक्वेंसी को हम एम क्यू एम करके डिनोट कर रहे हैं, और जो पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम लोग 1 माइनस एम क्यू नॉट करके रिप्रेजेंट करा। तो माइग्रेशन का डेरिवेशन कैसे आया, Q1 is equal to MQM plus 1 minus MQ0 which equal to MQM plus Q0 minus MQ0, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन करा है ब्रैकेट से, फिर M कॉमन लिया है उन्होंने, फिर QM कॉमन लेने के बाद QM minus Q0 plus Q0। सो इन शॉर्ट मतलब लास्ट में क्या आएगा, चेंज इन दी जीन फ्रीक्वेंसी को हम लोग डेल्टा Q से डिनोट करते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू द न्यू इमिग्रेशन विल बी डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, डिराइव करा था अबाउट, तो फाइनल इक्वेशन आता है डेल्टा Q इज इक्वल टू M QM माइनस Q0। बेटर होगा आप लोग ये लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो ये स्लाइड का, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों को याद होगा कि कैसे डिराइव करा था या फिर कैसे करते हैं। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। हार्डी-वेवर लॉ में 4 फैक्टर्स है, दैट इज माइग्रेशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन और रैंडम ट्रेड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो माइग्रेशन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल दूसरे मतलब एक इंडिविजुअल एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाता है। तो एक इंडिविजुअल दूसरे ग्रुप में जाने की वजह से उनके जीन फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या चेंजेस आते हैं, वो हम लोग को माइग्रेशन में पढ़ना है। तो एक इंडिविजुअल को हम लोग ने कैसे रिप्रेजेंट करा, एम से रिप्रेजेंट करा। ऑलरेडी पॉपुलेशन प्रेजेंट था उसको हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट करा, 1 माइनस एम से रिप्रेजेंट करा। वही अगर हम लोग अभी जीन फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी में ही चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से हार्डी-वेवर लॉ को अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि जीनोटाइप का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। जो भी है पॉपुलेशन में इम्पोर्टेंट है जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इतना मैटर नहीं करेगा। सो वो इंडिविजुअल का जीन फ्रीक्वेंसी हम लोग लेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह गया है, उसको हम लोग डिनोट करेंगे QM से, और जो पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको हम लोग डिनोट करेंगे Q0 से। तो डेरिवेशन सिंपल है, जो हम लोग ने ऊपर लिखा वो इंडिविजुअल को एम से रिप्रेजेंट करा, जीन फ्रीक्वेंसी को QM से रिप्रेजेंट करा, तो इट विल बी लाइक MQM। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट पॉपुलेशन था उसको, वो इंडिविजुअल को हमने 1 माइनस एम से रिप्रेजेंट करा, पॉपुलेशन को हम लोग ने 1 माइनस एम से रिप्रेजेंट करा, और Q0 जो है जीन फ्रीक्वेंसी है, सबको हम लोग ने ऐड करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। फिर उसके बाद फाइनल डेरिवेशन क्या आता है, माइग्रेशन का डेल्टा Q इज इक्वल टू M QM माइनस Q0। ये हो गया तुम लोग का माइग्रेशन, जो फर्स्ट फैक्टर है हार्डी-वेवर लॉ को अफेक्ट करता है। अभी सेकंड फैक्टर आता है म्यूटेशन। अभी माइग्रेशन आप लोगों को समझ गया, फिर उसके बाद हम लोग म्यूटेशन करते हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है, चेंज होता है। म्यूटेशन मतलब क्या, चेंज होना, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस दिखाई देते हैं तो वो हो गया म्यूटेशन। तो इधर क्या लिखा है, ड्यू टू द म्यूटेशन न्यू एलील इज क्रिएटेड इन द पॉपुलेशन। और अभी तुम लोग को पता है कि हम लोग को कैसे हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, A इज इक्वल टू T मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड आता है, और C ट्रिपल बॉन्ड G। ये अगर इन चारों न्यूक्लियोटाइड में से किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड का चेंजेस होगा तो उसका असर तो इंडिविजुअल पे होगा, कुछ तो वैरायटी दिखाएगा, कुछ तो डिफरेंस दिखाएगा, चाहे वो एबनॉर्मलिटी दिखाए या कुछ भी दिखाए, पर वो बाकी के पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ तो डिफरेंट कैरेक्टर हम लोग को शो कर सकता है। तो ड्यू टू म्यूटेशन न्यू एलील इज क्रिएटेड इन दी पॉपुलेशन। म्यूटेशन की वजह से एक नया एलील फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में आइदर इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो इसका हम लोग मतलब डेरिवेशन कैसे करेंगे, सपोज देयर आर 2 एलील्स लाइक A1 एंड A2। A1 एंड A2 हम लोग कंसीडर करते हैं क्योंकि ऑफन लोकस इन द पॉपुलेशन विद इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसी P एंड Q। जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, 2 एलील कंसीडर करते हैं A1 A2,
जब हम लोग कभी भी जीन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसको स्मॉल p और q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम लोग तो कैपिटल ए स्मॉल a और स्मॉल a आता है। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन में दो एलील है जिसको हम लोग ने रिप्रेजेंट करा है A1 और A2 से, ठीक है। और जीन फ्रीक्वेंसी क्या हुआ P एंड Q, जैसे कि A1 को हम लोग ने P जीन फ्रीक्वेंसी दे दिया और A2 को हम लोग ने Q फ्रीक्वेंसी दे दिया, ठीक है। सो A1 जीन म्यूटेड टू A2, जब A1 जीन कुछ चेंजेस A2 में दिखा रहा है, मतलब A1 और A2 कंबाइन होना चाहिए था, उसकी वजह से जो चेंजेस दिख रहे हैं हम लोग को, it will be represented as U per pop generation and A2 mutate to A1 at the rate of V। मतलब अगर A1 का प्रभाव हम लोग को A2 पे दिखा, मतलब A1 की वजह से A2 में कुछ भी चेंजेस आए तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे U से, और A2 की वजह से A1 में कुछ भी चेंजेस दिखा दिया तो V से। सो आफ्टर, ये एक जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर वन जनरेशन, एक जनरेशन खत्म हो जाता है, तो मैंने जैसे बताया था, हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था म्यूटेशन के, आइदर देयर विल बी द इंक्रीज इन द जीन फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। तो एक जनरेशन के बाद में अगर गेन होता है जनरेशन, मतलब ए जीन इज इक्वल टू यूपी and due to the mutation in A1 to A2 direction and loss by BQ due to the reverse mutation। मैं बताती हूँ, मतलब इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एक नया ही एलील फॉर्म होता है। तो आइदर देयर विल बी द इंक्रीज इन द जीन फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग ने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था, कुछ नया एलील फॉर्म होगा, उसको ही हम लोग को डिवाइड करना। तो दो एलील कौन से हैं, A1 और A2, ये दो एलील है। उसको हम लोग ने रिप्रेजेंट करा p और स्मॉल q से, जो है जीन फ्रीक्वेंसी। मैंने ऊपर बताया डेफिनेशन में कि जीन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो A1 की वजह से अगर A2 में कुछ असर दिख रहा है तो हम लोग उसको U से रिप्रेजेंट करेंगे, और A2 की वजह से A1 में कुछ असर दिख रहा है तो उसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर एक जनरेशन में अगर गेन होता है तो वो यूटी करके डिनोट करेंगे, U और T, ठीक है। मतलब A1 and U will be represented as the A1 gene frequency। अगर डिक्रीज होता है तो it will be represented by VQ due to the reverse mutation। So तो फॉर्मूला कैसे आएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू UP माइनस VQ। So this situation lead to the equilibrium in a gene frequency at which there is no further change in the gene frequency। तो हम लोग को इन शॉर्ट ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन जीन फ्रीक्वेंसी, कि हम लोग को पता चल रहा है कि अगर माइग्रेशन, म्यूटेशन या सिलेक्शन की वजह से कुछ भी चेंजेस होता है तो जीन और जीन फ्रीक्वेंसी में, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आज दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को उनको बैलेंस करना है ताकि पूरा पॉपुलेशन हार्डी-टिम्बर लॉ में आ जाए। इसलिए हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बैलेंस करा, अगर पहले हम लोग को म्यूटेशन की वजह से चेंजेस दिखाई दे रहे थे, अगर उनको बैलेंस करना हो तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू UP माइनस VQ। दिस सिचुएशन लीड टू द इक्विलिब्रियम। अगर आप लोग म्यूटेशन जब भी टर्म आए और ऐसा ये फॉर्मूला लिखोगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू UP माइनस VQ, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन हार्डी-टिम्बर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, जो कांस्टेंट दिखा नहीं रहा था, वो भी इस डेरिवेशन की वजह से कांस्टेंट दिखाने लगेगा। सो दिस सिचुएशन लीड टू द इक्विलिब्रियम इन जीन फ्रीक्वेंसी एट व्हिच देयर इज नो फर्दर चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। The point of equilibrium can be found by the equation the change in gene frequency to 0। अगर 0 consider करते हैं, so it will be like UP is equal to VQ। Therefore, equilibrium value for A2 allele, that is VQ is equal to UP। मतलब रिवर्स म्यूटेशन, जब A1 की बात करते हैं तो UP is equal to VQ होता है, और जब A2 के बारे में हम लोग बात करते हैं तो VQ is equal to UP होता है, ठीक है। तो VQ is equal to U1 माइनस Q, मतलब इन्होंने UP को रिप्रेजेंट करा है, जैसे कि P को उन्होंने, हम लोग को पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। पर ऑलरेडी जो P जो है ऊपर, VQ इज इक्वल टू UP, सो
क्यू पी को उन्होंने स्प्लिट करा है, मतलब 1 माइनस क्यू लिया है, तो उन्होंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सो फाइनली उन्होंने डिराइव करा है पी इज इक्वल टू वी ऑन यू प्लस वी। समझा? मतलब किसी को कोई डाउट है? मैं वापस एक बार समझाती हूँ फिर तुम लोग को समझ में आएगा। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स individual with the desirable expression of the trait are allowed to reproduce than those with the less desirable expression of the trait. In certain cases, particular genotypes may not be allowed to breed at all. जैसे अभी हम लोग भी पढ़ा, migration के बारे में पढ़ा, migration के बारे में पढ़ा है, third selection तो सिलेक्शन करते वक्त हमेशा याद रखना हम लोग पॉपुलेशन जनरेशन में एक इंडिविजुअल नहीं आता, बहुत सारे इंडिविजुअल आते हैं। जो कुछ इंडिविजुअल अच्छी क्वालिटी नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग मिल्क प्रोडक्शन कंसीडर करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल हाई मिल्क प्रोडक्शन का बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे लो मिल्क प्रोडक्शन वाले कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन बेटर वे क्या है, सब अवॉइड करने के लिए जो इंडिविजुअल अच्छे हैं करके हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस ये हो गया तुम्हारा सिलेक्शन वाला। तो कोएफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन एग्जाम में सिलेक्शन ऑफर एंड वन बेटर एडॉप्टेड और मोर फिट देन द अदर, and the intensity of selection has the rate of colleague or coefficient of selection. The proportion reduction in the gametic composition of one genotype compared to the other genotype. यहाँ भी हम लोग पढ़ा सिलेक्शन तो आपको पता चल गया, मतलब सिलेक्शन याद रखना है। जो लोग हाई प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा है, जिनका नहीं करना या फिर चूज ही नहीं करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफर व्हेन वन जीनोटाइप कब होगा? हम लोग को पता चल रहा है कि बहुत सारे ट्रेड शायद मिल्क प्रोडक्शन ले रहे या प्रोडक्शन ले रहे या फिर कुछ अलग फैक्टर्स भी कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि हाँ बाबा इसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए ऐसा हम लोग ऑब्वियसली डोमिनेंट जो दिखाने वाले रिसेसिव वाले को फायदा होने वाला है। सो बेटर हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस चूज करेंगे, जिसकी वजह से मोर फिट देन उसका ही असर हम लोग को पॉपुलेशन लोगों का असर नहीं, बाकी लोगों का असर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल्स को मैचिंग कराते हैं, हाई मिल्क प्रोडक्शन वाले और लो प्रोडक्शन वाले लोग के लिए उनका भी वैसे कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन में ये बताया गया है कि बेटर जीनोटाइप वाले कंसीडर करो। सो अगर ये आपको आता है द प्रोपोर्शन इन द गैमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन जीनोटाइप कंपेयर, मतलब जब भी सिलेक्शन वाला टॉपिक आता है खाडी मेंबर से रिलेटेड तब आपको लिखना है सिलेक्शन का देना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्या होता है, इट इज द रिडक्शन इन द गैमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जीनोटाइप कंपेयर। जब भी आपको पूछिए या फिर कुछ भी पूछिए कोई like the proportion in the gametic contribution of one gene to the other genotype. Next term है relative fitness the contribution of offspring next generation is of adaptive value आपको अगर देखना चाहिए कभी पूछना चाहिए मतलब relative है एक प्रोजेनी या फिर एक नेक्स्ट जनरेशन को कितना रिप्रेजेंट करता है। तो हाई प्रोडक्शन वाले पेरेंट्स को हमने कंसीडर करा, जो उसका प्रोजेनी हाई प्रोडक्शन ही दिखाने वाला है। वो अपने जनरेशन को रिप्रेजेंट कर जाएगी, मतलब जो जनरेशन था वो हाई जनरेशन था, मिल्क प्रोडक्शन वाले थे। मिल्क प्रोडक्शन का असर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन पे तो वही होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट जनरेशन individual.
यहाँ पे डेरिवेशन दिया है, सिलेक्शन का डेरिवेशन है, मतलब इनको करना है, मतलब हम लाइक जीनोटाइप हम कंसीडर करना पड़ता है, माना कि उससे कोई असर नहीं होता, बट यहाँ पे सिलेक्शन के टाइम हम लोग को जरूरी है, फिर यहाँ पे डिराइव करते तो मैंने अभी कैसे दो स्लाइड में बताया था सिलेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन और रिलेटिव थिकनेस। तो जब जीनोटाइप आएगा, डोमिनेंट आई आएंगे, दो कैपिटल ए आएंगे, फिर कैपिटल ए और स्मॉल आई जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव आएगा, मतलब स्मॉलेस्ट। तो पहले हम लोग ने पहला जो पॉपुलेशन कंसीडर करते जब भी हार्डी फिंगर लॉ का इक्वेशन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। तो b स्क्वायर क्या होता है, कैपिटल ए तो pq क्या होता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए क्यू स्क्वायर होता है। तो टोटल कितना हुआ, ये तो ऑलरेडी फिक्स डेरिवेशन है, इसको कोई चेंज नहीं। और रिलेटिव फिटनेस यहाँ पे 1 होता है कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए, मतलब 1 कंसीडर हम लोग 1 क्यू स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस एस। तो फ्रीक्वेंसी आफ्टर सिलेक्शन ये बिफोर सिलेक्शन था। अगर आफ्टर सिलेक्शन कंसीडर करनी जाए तो पी स्क्वायर ही रहेगा, 1 स्क्वायर इंटू 1 से हम लोग इनिशियल पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव पी स्क्वायर होगा, क्यू 1 और क्यू स्क्वायर और 1 माइनस एस। सो इट विल बी लाइक पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 माइनस एस। फर्दर उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और डायरेक्टली डेरिवेशन को क्या मिलता है, 1 माइनस एस मिलता है। The mean gene next generation will be obtained by adding the combination of small a and capital A genotype divided by the मतलब यहाँ पे पिछले बार Q1 plus T square 1 minus S upon 1 minus S square है। पिछले स्लाइड में हम लोग डिराइव Q1 is equal to plus Q square 1 minus S upon 1 minus derivation to final derivation Q1 का आता है 1 minus S Q square। तो ये फाइनल डेरिवेशन कैलकुलेट करा था, जैसे मैंने अभी करा था, टेबल पहले बताया, फिर एक्चुअल डेरिवेशन डेल्टा क्यू Q1 माइनस पता है कि तो Q1 क्या है, Q1 minus S upon 1 minus S square माइनस को हम लोग सॉल्व करना है, मतलब हर एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके क्या डिराइव होता है माइनस S square plus S cube 1 minus S so final derivation of delta minus S square 1 minus बेटर होगा आप लोग डेरिवेशन एक बार प्रैक्टिस करो तो आपको रिमेंबर होगा। स्लाइड तुम लोग को फटाफट जो भी डाउट हो तो क्लियर हो सकता है। तो मैं एक बार वापस आपको सिलेक्शन के बारे में बताती हूँ। सिलेक्शन की वजह से रैंडम सिलेक्शन करते हैं, मतलब कौन अच्छा है फटाफट सिलेक्शन हो। लार्ज पॉपुलेशन को स्मॉल पॉपुलेशन में डिवाइड करके सब फॉर्म करते हैं हम लोग रैंडम स्मॉल पॉपुलेशन नंबर ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन कौन कर दिया, इसकी फाइटिंग इंसान क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन नंबर ऑफ वेरी स्मॉल मतलब आप स्मॉल पॉपुलेशन कंसीडर करोगे तो हम फायदा होना अगर हम लोग 20 और इसका इंटेलिजेंस देखते हैं हम लोग चूज कर सकते हैं, अगर मेरा टीम में कंसीडर करनी लगे इंटेलिजेंस देखते रहे
very difficult वैसे ये मतलब स्मॉल population करा तो individual small पता नहीं चलेगा हाई प्रोडक्शन रेट है या लो प्रोडक्शन रेट है और भी इंडिविजुअल से भी बेटर परफॉर्म करते हैं स्मॉल की वजह से वो सब और डिसएडवांटेज हो जाता है इसका फर्दर पॉइंट है एनर्जी स्मॉल मतलब हमारे डिसएडवांटेज की लॉस पे गए जो कारण जो एक्चुअल कारण उसी को हमें स्मॉल की वजह से कैपिटल पता चलता है and therefore the annual different sample of small size are expected to deviate from that of the whole population. Short random large population सब divide करा division बनाया और इसी की वजह से small थोड़ी हम लोग को इतना अच्छा करते और थोड़े कारण का जो जीन था वो एक्चुअली और जो भी प्रोजेक्ट हो रहा था मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते थे तो अपने पेरेंट खड़े हाई प्रोडक्शन तो प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन हाई प्रोडक्शन खाना चाहिए इसकी वजह से हम ये एक्सपेक्टेशन सिलेक्शन पर जब स्मॉल है तो ऐसा कुछ नहीं होता है of small size are expected that of whole population हम लोग सबसे क्या एक्सपेक्ट करा था कि बनाएंगे हमको लगा कि चलो अगर सब कुछ बनाएंगे सिलेक्ट काम भी फटाफट होगा हम लोग फटाफट चूज कर सकते हैं छोटा होगा टाइम लगेगा सब लोग को क्राइटेरिया क्लिक करना है सब कुछ वो सब सेव करने के लिए हम लोग स्मॉल पॉपुलेशन हमारा ही नुकसान हो गया स्मॉल पॉपुलेशन लास्ट जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन था वो डेविएट हो गया मतलब जो कर रहे थे उससे बहुत दूर हो गया स्मॉल साइज पॉपुलेशन ये हो गया रैंडम और दूसरा काम है जेनेटिक बहुत इम्पोर्टेंट जो चेंज हम लोग दिखाई देते हैं मतलब हम लोग एक किसी भी एनिमल को डिजाइन किया या सैंपल से या करने और जो चेंज हो गया सैम्पलिंग एरर की वजह से बराबर कलेक्ट करके होगा इसकी वजह से जो चेंजेस दिखाई देते हैं बोलते हैं जेनेटिक अगर आप जेनेटिक चेंज in frequency that sampling and hence it is a कोई भी चीज उसको either डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक मतलब रिवर्स फॉरवर्ड change in magnetic can be predicted but its direction cannot